जरा कल्पना करें कि कोई नीलगिरी की घनी और दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक अंधेरी गुफा में खड़ा हाँ, बिल्कुल वो माहौल ही एकदम अलग होता है। है ना? और टॉर्च की रोशनी अचानक गुफा की एक खुरदुरी दीवार पर पड़ती है और वहां एक ऐसा चित्र दिखाई देता है जो जो वहां होना ही नहीं चाहिए। कोई बहुत ही अजीब सी आकृति। बिल्कुल, एक ऐसी आकृति जिसके सिर पर किसी स्पेस सूट के हेलमेट जैसा बड़ा सा गोला है और ऊपर एक एंटेना जैसी चीज भी निकली हुई है। अरे बाप रे! हाँ, और वो आकृति किसी आग की लपटों या रॉकेट के एग्जॉस्ट जैसी चीज के बीच से बाहर आ रही है। ये कोई आधुनिक साइंस फिक्शन कॉमिक्स का पन्ना नहीं है, ये हजारों साल पुरानी रॉक आर्ट है। और यही वो जगह है जहाँ इतिहास की साफ-सुथरी लगने वाली किताबें अचानक से बहुत रहस्यमयी हो जाती हैं। सही बात है। दशकों से पुरातत्वविद इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या ये किसी प्राचीन ओझा का चित्र है या फिर ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वजों ने किसी बाहरी दुनिया के लोगों को देखा था। मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि मानव इतिहास एक सीधी रेखा में चला है, लेकिन इन प्राचीन गुफाओं के अंदर जाने पर पता चलता है कि ये रेखा कई जगह उलझी हुई है। बिल्कुल। अगर हम इस विषय को गहराई से समझें, तो गुफाएं केवल आदिमानवों की शरण स्थली नहीं थी। जी। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक नजरिए से ये गुफाएं हमारे अतीत की सबसे प्रामाणिक, सबसे सुरक्षित हार्ड ड्राइव है। एक ऐसी हार्ड ड्राइव जिसने मौसम की मार, साम्राज्यों के पतन और हजारों सालों के समय को मात देकर आज तक अपना डेटा सुरक्षित रखा है। एकदम सही तो कहा। आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी ठीक यही है। हमारे सामने पुरातात्विक सर्वेक्षणों की ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर आर कन्नन का चर्चित मोनोग्राफ है और कई ऐतिहासिक लेखों का एक विशाल दस्तावेज है। और इन्हीं स्रोतों के जरिए हम भारत की उन विस्मृत गुफाओं की गहराई में उतरेंगे जो इतिहास के अनकहे पन्नों, लुप्त हो चुके धर्मों और खजानों के राज को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो चलिए इस टाइम मशीन को चालू करते हैं और इंसानियत के उस दौर में चलते हैं जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन इंसान ने खुद को अभिव्यक्त करने का तरीका खोज लिया था। बिल्कुल। हाल ही में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो बेतवा नदी का क्षेत्र है ना, वहां 11 नई रॉक आर्ट साइट्स हम्म। या शैल चित्रकला की जगह मिली हैं। हम्म। ये खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाने जैसी है। अगर हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो 1975 में जब प्रसिद्ध खोजकर्ता शंकर तिवारी जी ने इन जंगलों का सर्वेक्षण किया था, तब उन्होंने कुछ गुफाओं की पहचान जरूर की थी। हाँ, उन्होंने काफी काम किया था वहां। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा टेरा इनकॉग्निटा यानी अज्ञात क्षेत्र ही रह गया था। अब जो नई साइट्स मिली हैं वे हमें बताती हैं कि प्राचीन इंसान केवल शिकार और नींद के बीच का जीवन नहीं जी रहा था। उसमें कलात्मक समझ पैदा हो चुकी थी। बिल्कुल। इन दीवारों पर एस आकार के इंसानी चित्र उकेरे गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये चित्र स्थिर नहीं है, इनमें एक अजीब सी गतिशीलता है। जैसे किसी चलते फिरते इंसान का मोशन कैप्चर कर लिया हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। यहाँ मैं एक बहुत ही विशिष्ट चित्र का जिक्र करना चाहूंगा। रिपोर्ट के अनुसार एक दृश्य में एक इंसान को एक हिरण के पेट से तीर निकालते हुए दिखाया गया है। ये तो बहुत ही गहरा दृश्य है। हाँ, ये कोई साधारण रेखा चित्र नहीं है, ये उस समय की क्रूर वास्तविकता का एक डॉक्यूमेंट्री शॉट है। कलाकार ने सिर्फ शिकार नहीं दिखाया, बल्कि उस क्षण को कैद किया है जहां जीवन और मृत्यु का सीधा सामना हो रहा है। सही बात है। लेकिन जो चीज मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर गई, वो नीलगिरी की वेलेरी कोम्बई गुफा का वो रहस्यमयी चित्र है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। हाँ, वो स्पेस सूट वाला चित्र। डॉक्टर कन्नन के मोनोग्राफ में इस आकृति का विश्लेषण करते हुए इसे एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियन या किसी अंतरिक्ष यान से जोड़ा गया है। और डॉक्टर कन्नन का ये सिद्धांत एरिक वॉन डिनिकिन जैसे लेखकों की विचारधारा से काफी मेल खाता है, जो ये मानते हैं कि दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में बाहरी दुनिया के जीवों के संपर्क के सुराग छिपे हैं। अच्छा। हाँ, उस विशिष्ट चित्र में एक और आकृति भी दिखाई गई है जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उस एलियन या रहस्यमय देवता को खुश करने के लिए किसी प्रकार की बलि दी जा रही है। बलि का दृश्य भी है वहां। बिल्कुल। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो मिस्र हो, पेरू हो या भारत, ऐसी समान आकृतियों का मिलना इस सिद्धांत को और हवा देता है। यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज के दौर की हॉलीवुड फिल्मों और अंतरिक्ष विज्ञान का चश्मा पहनकर इन प्राचीन कलाकृतियों को देख रहे हैं? आपका मतलब है कि हम कुछ ज्यादा ही आधुनिक सोच लगा रहे हैं?
हाँ, मेरा मतलब है जिसे हम स्पेसशिप या एंटीना वाला एलियन मान रहे हैं, क्या वो कबीले का कोई प्राचीन ओझा या शामन नहीं हो सकता? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। क्योंकि प्राचीन काल में ओझा लोग अक्सर जानवरों के सींगों वाले, पंखों वाले या बहुत ही अजीबोगरीब मुखौटे पहनकर अनुष्ठान करते थे ताकि वो बुरी आत्माओं को डरा सकें। हाँ, बिल्कुल। और जिसे हम रॉकेट की आग कह रहे हैं, वो शायद उनके अनुष्ठान की कोई बड़ी पवित्र अग्नि हो। मुझे तो ये आज की आधुनिक स्ट्रीट ग्राफिटी का प्राचीन रूप लगता है, स्ट्रीट ग्राफिटी, ये दिलचस्प है। जहाँ लोग बस अपनी कल्पनाओं और अपने डरों को दीवारों पर उंडेल रहे थे। मानव विज्ञान में आपके इस तर्क को प्रेजेंटिज्म का खतरा कहा जाता है। प्रेजेंटिज्म वो क्या होता है? यानी अतीत को वर्तमान के नजरिए से देखने की भूल। ये सच है कि प्राचीन कलाकार ओझाओं के जादुई धार्मिक अनुष्ठानों को चित्रित करते थे, लेकिन डॉक्टर कनन की रिपोर्ट में एक पेंच है। क्या पेंच है? चित्र में जो आग या ज्वाला जैसी संरचना है ना, हम्म, वो इतनी विशिष्ट और ज्यामितीय है कि वो किसी सामान्य अलाव या अनुष्ठान की अग्नि जैसी नहीं दिखती। अच्छा, मतलब उसका आकार बहुत ज्योमेट्रिकल है। हाँ, उसका जमीन की तरफ दबाव और आकृति का उससे बाहर आना, यही वो चीज है जो शोधकर्ताओं को परेशान करती है। ये तो सोचने वाली बात है। हालांकि ये तय कर पाना लगभग असंभव है कि कलाकार ने असल में क्या देखा था, लेकिन ये स्पष्ट है कि मानव मस्तिष्क हजारों साल पहले भी ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने और उसे उकेरने की कोशिश कर रहा था। ये एक अंधीन लेकिन बहुत ही रोमांचक बहस है। बिल्कुल है। अब जैसे जैसे समय का पहिया घुमा, गुफाओं की परिभाषा भी बदल गई। हमारे पूर्वज केवल दीवारों पर चित्र बनाने तक सीमित नहीं रहे। हाँ, उन्होंने इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार किया जिसे समझना आज भी मुश्किल लगता है। उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ों को काटना और तराशना शुरू कर दिया। और यहाँ से हम बिहार की बराबर गुफाओं की तरफ मुड़ते, जो कि बहुत ही अद्भुत है। ये भारत की सबसे पुरानी रॉक कट गुफाएं हैं, जिन्हें मौर्य काल में विशेषकर सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ के समय में कठोर ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर बनाया गया था। और इन गुफाओं के निर्माण की तकनीक आज के इंजीनियरों को भी चकित कर देती है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इनमें लोमस ऋषि गुफा और सुदामा गुफा सबसे महत्वपूर्ण है। लोमस ऋषि गुफा के प्रवेश द्वार को गज पृष्ठाकार, मतलब हाथी की पीठ के आकार का बनाया गया है। और उस पर हाथियों की एक पूरी कतार भी तो है ना? हाँ, जिस पर हाथियों की एक पूरी कतार को स्तूप की ओर बढ़ते हुए उकेरा गया है। लेकिन इन गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत इनकी वास्तुकला नहीं है। तो फिर क्या है? इनके अंदर की गई मौर्य पॉलिश। बिल्कुल, मैंने पढ़ा है कि अंदर की दीवारें किसी आधुनिक शीशे या कांच की तरह चमकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि हजारों साल पहले कठोर ग्रेनाइट को इस हद तक कैसे पॉलिश किया गया? ये एक बेहद श्रम साध्य और जटिल प्रक्रिया थी। उस समय के कारीगर लोहे के उपकरणों, विशेष प्रकार के पत्थरों की धूल, पानी और संभवतः किसी प्रकार के जैविक लेप का इस्तेमाल करते थे। मतलब महीनों लग जाते होंगे। महीनों नहीं, चट्टानों को सालों तक घिसते थे वो लोग। और ये केवल सुंदरता के लिए नहीं था, इस शीशे जैसी पॉलिश का एक बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान था। अच्छा, कौन सा विज्ञान? ध्वनि विज्ञान यानी अकुस्टिक्स। इस पॉलिश और गुफा के गुंबददार आकार के कारण अंदर एक अद्भुत गूंज या इको इफेक्ट पैदा होता था। अरे वाह! जब साधु गुफा के अंदर मंत्रों का उच्चारण करते थे ना, तो वो आवाज कई सेकंड तक गूंजती रहती थी, जो ध्यान और साधना के लिए एकदम अलौकिक माहौल बनाती थी। और यहीं पर इतिहास का एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। हाँ, वो क्या? ये इतनी उन्नत गुफाएं बौद्ध या जैन भिक्षुओं के लिए नहीं बनी थी। ये आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई गई थी। हाँ, आजीवक संप्रदाय। ये एक ऐसा धर्म था जो एक समय में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन 14वीं सदी के आते आते ये पूरी तरह से लुप्त हो गया। बिल्कुल गायब हो गया। आज के दौर में ये समझना बहुत मुश्किल है कि एक पूरा का पूरा धर्म जिसे सम्राटों का संरक्षण प्राप्त था, वो इतिहास के पन्नों से कैसे गायब हो सकता है। आजीवकों का गायब होना वास्तव में एक बड़ी पहेली है, लेकिन अगर हम उनके दर्शन या फिलॉसफी को समझें तो इसका कारण समझ में आने लगता है। उनकी फिलॉसफी क्या थी? मस्करी पुत्र गोशाल द्वारा स्थापित ये संप्रदाय नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म में विश्वास करता था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से तय है। मतलब इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल, इंसान के कर्मों का, उसकी इच्छाओं का या उसकी फ्री विल का कोई महत्व नहीं है। जो होना है वो होकर रहेगा।
अब आप खुद सोचिए, हाँ, एक ऐसा धर्म जो कहता है कि आपके कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा, वो लंबे समय तक आम लोगों को कैसे जोड़े रख सकता था? ये तो बहुत ही निराशावादी सोच लगती है। वही तो, बौद्ध और जैन धर्मों ने कर्म और निर्वाण का मार्ग दिखाया, जिससे लोगों को अपने भविष्य पर नियंत्रण महसूस हुआ। आजीवक इसी वैचारिक लड़ाई में पिछड़ गए। अगर हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे आज का कोई बहुत बड़ा और लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हाँ, जिसके लाखों यूजर्स हों और वो अचानक दिवालिया होकर हमेशा के लिए बंद हो जाए। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मतलब हजारों साल बाद भविष्य के लोगों को जमीन के नीचे उसके विशाल सर्वर रूम और कांच की इमारतें तो मिलेंगी, लेकिन वे कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि लोग असल में वहां क्या बातें करते थे, उनका सॉफ्टवेयर क्या था। आजीवकों का इतिहास भी ऐसा ही खाली सर्वर रूम बनकर रह गया है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हमें उनका हार्डवेयर यानी गुफाएं तो मिल गईं, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर यानी विचारधारा हमेशा के लिए खो गई। सही बात है। लिंग के शक्तिशाली राजा खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए बनवाया था, तो वहां मूर्तिकला में कुछ ऐसा मिलता है जो इतिहास की हमारी आम समझ को चुनौती देता है। हाँ, रानी गुम्फा में एक ऐसी मूर्ति उकेरी गई है जो बिल्कुल भारतीय नहीं लगती। बिल्कुल। वहां एक रक्षक या गार्ड को दिखाया गया है जिसने भारी बूट और स्कर्ट जैसी पोशाक पहनी हुई है। स्रोतों के अनुसार इसे एक यौवन यानी ग्रीक या रोमन सैनिक माना जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये सोचने वाली बात है कि ओडिशा के घने जंगलों में बनी एक गुफा में एक ग्रीक सैनिक की मूर्ति क्या कर रही है। ये मूर्ति इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्राचीन भारत कभी भी एक बंद अर्थव्यवस्था या अलग थलग पड़ा हुआ देश नहीं था। मतलब हम बाकी दुनिया से जुड़े हुए थे। हाँ, हम भूमध्य सागर से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले वैश्विक व्यापार और कूटनीति के केंद्र थे। सिकंदर के आक्रमण के बाद और इंडो ग्रीक राज्यों की स्थापना के चलते यूनानी सैनिक एक बहुत ही कुशल भाड़े के सैनिकों के रूप में जाने जाते थे। अच्छा, मर्सिनरीज की तरह। बिल्कुल। भारतीय राजा, जिनमें खारवेल भी शामिल थे, अक्सर इन विदेशी अंगरक्षकों को अपने दरबार में नियुक्त करते थे। ये उस समय के वैश्वीकरण का एक जीता जागता सबूत है। मतलब उस एक बूट ने हमें बता दिया कि रेशम मार्ग और समुद्री व्यापार के जरिए लोग और संस्कृतियां कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रही थीं। हाँ, पत्थर पर उकेरी गई वो एक छोटी सी डिटेल बहुत कुछ बयां करती है। ये वाकई नजरिया बदलने वाला है। हम अब तक देखा कि गुफाएं कैसे धर्म और वैश्विक कूटनीति का केंद्र थीं, लेकिन आगे चलकर इन गुफाओं के साथ जो हुआ वो हमारी आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज हम प्लास्टिक, कागज और धातुओं की रिसाइकलिंग की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे पूर्वज इतने चतुर थे कि उन्होंने पूरी की पूरी गुफाओं और इतिहास की ही रिसाइकलिंग कर डाली। मतलब गुफाएं कभी भी एक बार इस्तेमाल करके छोड़ने वाली चीज नहीं रहीं। इसका सबसे अद्भुत और जटिल उदाहरण हमें मुंबई की भीड़-भाड़ के बीच बोरीवली इलाके में स्थित मंडपेश्वर गुफाओं में मिलता है। अरे हाँ, मंडपेश्वर। हाँ, अगर हम इस एक गुफा के इतिहास को पलटें तो ये किसी सभ्यता के टाइम लैप्स वीडियो जैसा लगता है, जहां हर आने वाली सदी ने पुरानी परत पर अपनी एक नई कहानी लिख दी। इसका सफर देखिए। शुरुआत में इसे बौद्ध भिक्षुओं ने एक विहार और ध्यान केंद्र के रूप में तराशा। फिर जब बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ तो ये एक हिंदू शिव मंदिर में परिवर्तित हो गया। आज भी वहां नटराज, सदाशिव और अर्धनारीश्वर की भव्य मूर्तियां मौजूद हैं। हाँ, वो मूर्तियां बहुत ही शानदार हैं। फिर 16वीं सदी में जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने इसे नष्ट करने के बजाय इसके ठीक ऊपर एक कैथोलिक चर्च का निर्माण कर दिया और गुफा का इस्तेमाल अपनी प्रार्थनाओं के लिए किया, जिसे आज हम आईसी चर्च के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मराठों ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया और बाद में विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों ने भी इसे अपनी छावनी की तरह इस्तेमाल किया। ये जगह सच में इतिहास का एक मेल्टिंग पॉट है। एकदम सही। लेकिन ऐसा क्यों होता था? क्या नई इमारतें बनाने के संसाधन नहीं थे उनके पास? संसाधन से ज्यादा ये रणनीति और व्यावहारिकता का मामला था। एक कठोर पहाड़ को काटकर गुफा बनाना बहुत महंगा और दशकों लंबा काम था। हाँ, मेहनत तो बहुत लगती होगी। जब कोई नया साम्राज्य या धर्म आता था तो शून्य से शुरुआत करने के बजाय पहले से मौजूद मजबूत ढांचे को अपना लेना ज्यादा समझदारी का काम था। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल। ये सिर्फ कब्जा नहीं था, ये पुरानी ऊर्जा
और उस जगह की पवित्रता को अपने साथ जोड़ने का एक तरीका भी था। और हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की जो खोज हुई है, वो इसी कहानी में एक नया और बहुत सकारात्मक अध्याय जोड़ती है। हाँ, वो बांधवगढ़ वाली रिपोर्ट बहुत ही कमाल की है। घने जंगलों और बाघों के बीच 1938 के बाद पहली बार इतना बड़ा अन्वेषण हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां 26 नई बौद्ध गुफाएं मिली हैं, जो दूसरी से 5वीं सदी ईसा पूर्व की हैं। और इनमें वोटिव स्तूप भी हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है वो ये है कि ठीक उसी जगह पर कलचुरी काल के हिंदू मंदिर भी मिले हैं। भगवान विष्णु के मत्स्य और वराह अवतारों की विशालकाय मूर्तियां उसी जमीन का हिस्सा हैं। और वहां शैव मठ भी तो पाए गए हैं ना? हाँ, पुरातात्विक स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ये किसी धार्मिक टकराव का नतीजा नहीं था। बिल्कुल, हमारी रिपोर्ट भी यही कहती है। हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो तथ्य मिले हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। हाँ, ये उस दौर के धार्मिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का बहुत बड़ा प्रमाण है। एक ही क्षेत्र में अलग अलग आस्थाओं के लोग न केवल एक साथ रहते थे, बल्कि एक दूसरे की कला और वास्तुकला को फलने फूलने का पूरा मौका देते थे। ये जानकारी आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन इसी बांधवगढ़ की रिपोर्ट में एक ऐसी छोटी सी डिटेल छिपी थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वो कौन सी डिटेल थी? वहां की प्राकृतिक गुफाओं में पत्थरों पर खुदे हुए कुछ बोर्ड गेम्स मिले हैं। अच्छा, बोर्ड गेम्स। हाँ, मतलब जब हम प्राचीन सन्यासियों, भिक्षुओं या ऋषियों के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वे 24 घंटे ध्यानमग्न रहते होंगे, गंभीर मुद्रा में दुनिया के रहस्यों पर विचार करते होंगे। बिल्कुल, हमारी धारणा तो यही होती है। लेकिन पत्थरों पर खुदे ये खेल हमें बताते हैं कि वो भी इंसान थे। उन्हें भी काम के बाद मनोरंजन चाहिए था। वे भी शाम को बैठकर खेल खेलते थे। ये छोटी सी जानकारी अचानक उस पूरे युग को हमारे बहुत करीब ले आती है। बहुत खूब। इतिहास केवल राजाओं, युद्धों या गंभीर दार्शनिक बहसों से नहीं बनता। ये मानव स्वभाव की इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों से जीवंत होता है। सही बात है। वे सन्यासी बेशक आध्यात्मिक थे, लेकिन वो अपनी मानवीय जरूरतों और रोजमर्रा के आनंद से भी जुड़े हुए थे। तो अब तक हमने मानव इतिहास, कला, धर्म और रोजमर्रा के जीवन को गुफाओं के इन हार्ड ड्राइव्स के जरिए डिकोड किया। लेकिन हमारी चर्चा तब तक अधूरी है जब तक हम उन गुफाओं की बात ना करें जो आज भी ऐसे अनसुलझे रहस्य समेटे हुए हैं जो किसी एडवेंचर फिल्म की स्क्रिप्ट लगते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल। चलिए चलते हैं बिहार के राजगीर में, जहां सोन भंडार गुफाएं मौजूद हैं। नाम से ही स्पष्ट है, सोने का खजाना। ये गुफाएं 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी में जैन मुनि वेरादे द्वारा जैन संतों के ध्यान के लिए बनवाई गई थीं। वास्तुकला के हिसाब से ये गुफाएं बहुत साधारण हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ी जो कहानी है वो असाधारण है। बिल्कुल। प्राचीन मगध के राजा बिंबिसार को खजाने इकट्ठा करने का बहुत शौक था। जब उनके बेटे अजातशत्रु ने सत्ता के लिए उन्हें बंदी बना लिया, तो मान्यता है कि बिंबिसार की पत्नी ने उनका अपार खजाना, जिसमें अकूत सोना था, इन्हीं गुफाओं में कहीं छिपा दिया था। और उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता भी इसी गुफा में मौजूद है। गुफा की पश्चिमी दीवार पर एक दरवाजे का आकार बना हुआ है जो एक विशाल पत्थर से ढका है। हाँ। और ठीक उसी के बगल में चट्टान पर कुछ अजीब गरीब शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस खुदे हुए हैं। इसे एक गुप्त कोड या पासवर्ड माना जाता है। स्थानीय मान्यता तो यही कहती है कि जो कोई भी इस अनजान लिपि को पढ़ लेगा, वो पत्थर का दरवाजा जादुई तरीके से खुल जाएगा और अंदर का खजाना मिल जाएगा। आज तक कोई भी भाषाविद इस लिपि को डिकोड नहीं कर पाया है। और जावा और बर्मा में भी कुछ ऐसी ही लिपियां मिली हैं जो आज तक अनसुलझी हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा यथार्थवादी होकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बताइए, क्या सवाल? क्या ये सच में खुलजा सिमसिम जैसा कोई जादुई कोड है? मतलब? मेरा मतलब है, अगर आप कोई खजाना छिपा रहे हैं तो आप उसके बगल में उसका पासवर्ड क्यों लिखेंगे? ये तो है। मुझे तो ये एक बहुत ही स्मार्ट प्राचीन सिक्योरिटी सिस्टम लगता है। शायद प्राचीन लोगों ने इन गुफाओं को लालची लुटेरों से बचाने के लिए जानबूझकर ये कहानी गढ़ी थी। अच्छा, एक फेक स्टोरी। हाँ, अगर आप सीधे दीवार बना देंगे तो लुटेरे उसे तोड़ देंगे, लेकिन अगर आप एक कोड लिख दें और कह दें कि बिना इसे पढ़े खजाना नहीं मिलेगा, तो लोग तोड़ने के बजाय अपना पूरा समय उस कोड को पढ़ने में लगा देंगे और वो जगह सुरक्षित रहेगी। क्या बात है!
क्या ये खजाने का नक्शा कम और एक मनोवैज्ञानिक हथकंडा या साइकोलॉजिकल डेटरेंट ज्यादा नहीं लगता? ये एक बहुत ही कुशाग्र नजरिया है। पुरातत्व विज्ञान में ये देखा गया है कि इतिहास में कई बार मिथक, श्राप और रहस्य दरअसल ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण का काम करते हैं। कॉन्जर्वेशन थ्रू मिथ। बिल्कुल। जब किसी जगह को किसी खजाने के रहस्य, किसी श्राप या किसी पवित्र मिथक से जोड़ दिया जाता है, तो लोग डर से या लालच के कारण उस जगह के भौतिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बहुत समझदारी का काम था। ये बहुत संभव है कि वो कोई पुरानी लुप्त लिपि हो जिसका खजाने से कोई लेना देना न हो, लेकिन समय के साथ किंवदंतियों ने उसे खजाने का पासवर्ड बना दिया। लेकिन क्या सच में वहां कोई खजाना नहीं है? हालांकि ये भी सच है कि कुछ आधुनिक परीक्षणों में उस विशाल पत्थर के पीछे किसी खोखली जगह या गुप्त रास्ते के होने की संभावना जताई गई है, जो पहाड़ के अंदर गहराई तक जाता है। तो रहस्य अभी भी बरकरार है। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन जब हम गहराई, विशालता और अंधेरे की बात कर ही रहे हैं, तो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई इन छोटी गुफाओं से हटकर प्रकृति द्वारा रची गई एक ऐसी विशाल गुफा की बात करनी चाहिए जो इंसान की हैसियत को बहुत छोटा साबित कर देती है। आप क्रेम लियाट प्रा की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, मेघालय की क्रेम लियाट प्रा। क्रेम लियाट प्रा न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा है। इसकी अब तक मापी गई लंबाई 34 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 34 किलोमीटर? और ये संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि खोज अभी भी जारी है। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स में स्थित ये गुफा चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के एक बेहद जटिल अंडरग्राउंड नेटवर्क से बनी है। मैंने सुना है इसके अंदर बहुत बड़े चैम्बर्स हैं। हाँ, इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंबर है जिसे एयरक्राफ्ट हैंगर कहा जाता है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर एक पूरा हवाई जहाज आसानी से खड़ा किया जा सकता है। मतलब 34 किलोमीटर लंबी भूल भुलैया। ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जहां आप बस टिकट खरीदें और सेल्फी लेके वापस आ जाएं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत खतरनाक है। ये एक सीरियस केविंग एडवेंचर है जहां आपको छाती तक भरे ठंडे पानी के बीच से गुजरना पड़ता है। ऐसी संकरी जगहों से रेंगना पड़ता है जहां सांस लेना मुश्किल हो जाए। और ऐसे घने अंधेरे का सामना करना पड़ता है जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती। और इसीलिए इस गुफा के साथ स्थानीय खासी लोक कथाएं भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाँ, स्थानीय लोग पीढ़ियों से मानते आए हैं कि इन अंधेरी गहराइयों में आत्माएं और विशालकाय बाघ घुमा करते थे। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान हमेशा से प्रकृति के इस विशालकाय अंधेरे से कितना डरता भी रहा है और उसकी तरफ रहस्यमयी तरीके से आकर्षित भी होता रहा है। बिल्कुल। जब हम इंसान द्वारा बनाई गई गुफाओं को देखते हैं तो हम कुछ हजारों सालों के इतिहास की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम क्रेम लियाट प्रा जैसी प्राकृतिक गुफा के अंदर होते हैं तब बात अलग होती है। हाँ, वहाँ का समय तो अलग ही चलता है। जहाँ पानी की एक एक बूंद ने लाखों सालों की रासायनिक क्रियाओं से स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स बनाए हैं, तब हम जियोलॉजिकल टाइम यानी भूवैज्ञानिक समय को महसूस करते हैं, जो कि बहुत ही विशाल है। मेघालय एडवेंचरर्स एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय दल अभी भी इस अंडरग्राउंड दुनिया का नक्शा बना रहे हैं। ये गुफा हमें विनम्र बनाती है और बताती है कि धरती के इतिहास के सामने इंसान का इतिहास महज एक छोटे से बिंदु के समान है। तो अगर हम आज की इस पूरी लंबी और दिलचस्प यात्रा को समेटें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरती है। वो क्या? भारत की गुफाएं केवल पिकनिक मनाने, चमगादड़ों से बचने या छुट्टियां बिताने की जगह नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये गुफाएं हमारे अतीत की सबसे प्रामाणिक हार्ड ड्राइव हैं। चाहे वो रायसेन की शिकार करती हुई प्रागैतिहासिक कला हो, आजीवकों का वो लुप्त धर्म हो जिसके सिर्फ खाली सर्वर रूम बचे हों, या फिर मंडपेश्वर और बांधवगढ़ में एक ही जगह पर कई धर्मों की शांतिपूर्ण छाप हो। हाँ, या फिर सोन भंडार का वो अनसुलझा कोड हो। और आज के इस तेज तर्रार दौर में जहां हम रोजाना सूचनाओं के भारी शोरगुल और डेटा ओवरलोड से घिरे रहते हैं, जहां हर खबर कुछ ही घंटों में पुरानी हो जाती है, बिल्कुल वहां ये शांत प्राचीन गुफाएं हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती हैं। वे हमें बताती हैं कि ज्ञान का असली खजाना, इतिहास की असली सच्चाई अक्सर सतह पर नहीं मिलती। उसे गहराई में खोजना पड़ता है।
वो गहराई में, अंधेरे में, चट्टानों के नीचे छिपी होती है, जिसे पूरे धैर्य, तर्क और मेहनत के साथ खोजना पड़ता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। और इसी बात से जोड़ते हुए मैं अंत में एक नया सवाल छोड़ना चाहूंगा, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। कौन सा सवाल? अगर कोई कल्पना करे कि आज से कई हजार साल बाद जब भविष्य के पुरातत्ववेद हमारे आज के युग की खुदाई करेंगे, तो उन्हें क्या मिलेगा? ये तो बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। हो सकता है उन्हें जमीन के नीचे बने बड़े बड़े न्यूक्लियर बंकर मिलें, या पहाड़ों के बीच ठंडी जगहों पर बनाए गए विशालकाय डेटा सर्वर सेंटर्स मिलें, जो आज हमारे बादलों यानी क्लाउड का डेटा सुरक्षित रखते हैं। हाँ। जब भविष्य के इंसान आज की इन आधुनिक गुफाओं को खोजेंगे, तो वे हमारे बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? क्या वे हमें एक बहुत ही उन्नत, ज्ञानवान और समझदार सभ्यता मानेंगे, या फिर एक ऐसी सभ्यता जो खुद से, अपने ही बनाए हथियारों से और अपने ही भविष्य से डरी हुई थी? जैसे आज हम पत्थरों में उकेरे गए एस आकार के इंसान और हिरण को देखकर उनके जीवन का अंदाजा लगा रहे हैं, वैसे ही भविष्य के लोग हमारे तारों और सर्वर रूम्स को देखकर हमारी कौन सी कहानी गढ़ेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो हमें केवल अतीत की ओर देखने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज भविष्य के लिए कौन सी विरासत, कौन सा डेटा अपनी इन आधुनिक गुफाओं में छोड़कर जा रहे हैं। जुड़ने और इतिहास की इन अंधेरी गहराइयों में रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम किसी और नई हार्ड ड्राइव को डिकोड करेंगे और ज्ञान के कुछ और नए रहस्य खोलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और विचार करते रहिए।